हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली अपने कंप्यूटर की सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में ओ लेवल बेस्ड जो कंप्यूटर का पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड एक क्लास रहेगी। पहली क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि रैम एंड रोम के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में भी वो ओवरव्यू पूरा ले चुके हैं, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, डीटीपी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, आपने ऑफिस सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन सॉफ्टवेयर आते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर पहली वीडियो देख लें, सो दैट आप नेक्स्ट क्लास को और अच्छे से समझ पाएं। और आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम बेसिकली अपनी सेकंड क्लास इसमें एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एमएस ऑफिस में बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं, पर हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे सिलेबस में आने वाला है, जो हमसे एग्जामिनर पूछेगा, हम वही ओनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पीपीटी जो पावर पॉइंट होता है। ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें भी जो हमारा मेन फोकस आज की क्लास में रहेगा वो एक्सेल के ऊपर रहेगा। और वर्ड, एक्सेस और पीपीटी के लिए नेक्स्ट क्लास रहेगी, हम डेफिनेशन सबकी चेक कर लेंगे। एक्सेल पे मेन फोकस रहेगा। ठीक है, पर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्योंकि हम पढ़ तो लेंगे, हम यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। उससे क्या होगा, हमारे लिए डायरेक्शन नहीं मिल पाती कि हमें करना क्या है पेपर में। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जैसे कि अभी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, जैसे 16 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें भी देखेंगे तो लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन। मीन्स ये फॉर्मूला आपको दे दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, वो आपको बतानी है। जब तक आप इसका बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे इसे। ठीक है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन वगैरह देखे उससे है ना डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। फॉर्मूला और थोड़ा बहुत उसके शीट के बारे में पूछ लेता है, या फिर कौन सी चीज़, कौन सा टूल कहाँ पे अवेलेबल होता है ये पूछ लेगा, और बाकी कुछ नहीं पूछता है। एक्सेल में इतने डीप नॉलेज नहीं, ऊपर ऊपर के ओवरव्यू खाली पूछ रहा है। और फॉर्मूलाज जरूर पूछ रहा है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, सम का फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कुछ नंबर दे देगा, उसका काउंट पूछ लेगा कि कितनी आपकी सेल भरी हुई है या नहीं भरी। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, नो इशू, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। पहले इस क्लास को पूरा देखिए, सो दैट आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा एक्सेल के ऊपर। देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सेस, वर्ड और पीपीटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, और बाद में हम फॉर्मूलाज वगैरह सारे फार्मूला देंगे। जैसे सम का फॉर्मूला एवरेज है, ओ बी एस, इवन, ऑड, फैक्टोरियल, लॉग, मैक्स, मिनिमम, मोड। ठीक है, अपर लोअर, सीलिंग का फॉर्मूला भी ये एक क्वेश्चन में भी आया ना, सीलिंग का फॉर्मूला भी दिखाया था, तो ये भी डायरेक्ट आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एम एस ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस को बेसिकली एम एस सूट भी बोलते हैं। ठीक है, सूट बेसिकली क्या होता है आपका, बंच ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब काफ़ी सारे जिसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कवर हो जाते हैं। अब एम एस ऑफिस में क्या कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे, चार चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो एम एस वर्ड रहेगा, सेकेंड एम एस एक्सेल है, थर्ड एम एस एक्सेस है, और फोर्थ होगा आपका पीपीटी, पावर पॉइंट होगा। ठीक है, चारों चीज़ों पे अपना मेन फोकस है। तो पहले हम वर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वर्ड में क्या है, वर्ड में आप देखते हैं एम एस वर्ड, इसे विन वर्ड की भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट एडिटर। इसे हम टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर, एप्लीकेशन, क्रिएटिंग, और ये क्रिएट रिपेयर होगा। ठीक है, रिपेयर मतलब किसी को ठीक, कोई जो डॉक्यूमेंट वगैरह है अगर आपका इनकरेक्ट है तो उसे आप रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो और डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को इसमें क्रिएट किया जाता है। तो एम एस वर्ड किस काम आता है आपके, कोई लेटर टाइप करने के आता है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम आता है, या कोई डॉक्यूमेंट आपका हो उसे रिपेयर करने का काम आता है, या फिर एडिट करने का काम आता है। इसे इसलिए हम इसे टेक्स्ट एडिटर ही बोलते हैं। दैट्स इट, आपको इतना ही जानना है, इसके अलावा बाकी डीप नॉलेज नहीं लेनी है। ठीक है, अब एम एस एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, क्रिएटिंग गैजेट्स, बजट। Excel is for Excel is famous graph and chart and analyze the data also। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एम एस एक्सेल होता है ये बेसिकली किस काम आता है, अकाउंटिंग कैलकुलेशन के काम आता है। ठीक है, क्रिएटिंग गैजेट्स मतलब कुछ आपकी कैलकुलेशन है, घंटों की कैलकुलेशन है ना, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता है जस्ट एक फॉर्मूला से। ठीक है, आपका बजट बनाने में काम आता है। इसमें आप जो चार्ट है, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम हो गया, ये सारे चार्ट बना के भी आप किसी डेटा को एनालिस कर सकते हैं। तो इस इन सभी काम में क्या आता है आपका,
MS एक्सेल काम आता है। ठीक है, अब MS एक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। MS एक्सेस क्या होता है, पहले मैं MS एक्सेस की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। MS एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर आपका एग्जामिनर या यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये पूछ ले कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो उसमें ऑप्शन MS एक्सेस जरूर होगा, आपको इसी को टिक करना है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, MS एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इट मीन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपका काफी सारा डेटा होता है ना, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया जाता है कि आप फिल्टर करके सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं कि किसका डेटा क्या है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको लेता हूँ, अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या है, सभी का डेटा लिया जाता है कि भाई किसको एक डोज लगी है, किसको दो डोज लग गई है। ठीक है, क्योंकि ये किससे अटैच होता है, आधार कार्ड से अटैच होता है। तो जब भी आप जाएंगे कहीं पे वैक्सीनेशन के लिए, तो आपको क्या, आपको आधार कार्ड अपना सबमिट कराना होता है या कोई डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, अपना आईडी प्रूफ, सो दैट वो क्या रजिस्टर कर लेते हैं कि उससे पता चल जाता है किस पेशेंट को या किस बंदे को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, फुल्ली वैक्सीनेशन है, या फिर किसको एक वैक्सीन लगी है, किसको दो वैक्सीन लगी है। अब हमारे इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, 125 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी का डेटा रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किल काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा MS एक्सेस का यूज कर सकते हैं। अगर MS एक्सेस में ये डेटा संभाल के रखा जाता है, तो आप सेकेंड्स में निकाल सकते हैं कि किस किस बंदे को एक वैक्सीन लगी है, किसको दो लगी है। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा फिल्टर लगा के आप इजीली डेटा निकाल सकते हैं। बैंक वगैरह में भी ये MS एक्सेस का काफी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी ट्रांजेक्शन एक दिन में मल्टीपल ट्रांजेक्शन वहां पे होती रहती है, तो बैंक में इसका यूज होता है, हॉस्पिटल्स में इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में इसका यूज होता है। सॉरी गाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पीपीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। पीपीटी क्या है, पीपीटी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको एनिमेशन और साउंड्स इफेक्ट प्रोवाइड करके आप बेटर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई पीपीटी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपको लगाना पावर पॉइंट या पीपीटी, दो में से एक ऑप्शन होगा, जस्ट टिक कर देना आपको। ठीक है, अगर दोनों होता है तो पावर पॉइंट लगाना आपको। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया। अब क्योंकि हमारा मेन फोकस आज की क्लास में एक्सेल के ऊपर रहने वाला है, तो एक बार एक्सेल का है ना ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्सेल दिखता क्या है, क्या उस कौन सी चीज को क्या नाम दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सेल की शीट रहेगी। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। ये रहा एक्सेल सपोज। ठीक है, इस एक्सेल में क्या है आपको, मैं एक मिनट अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब इस एक्सेल में क्या होगा, आपको सब ये है, ये वाला जो ऊपर का एरिया होता है, इसे इसे बोलते हैं टूल बार। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, टूल बार। ठीक है, इधर क्या है, हम फॉर्मूला वगैरह पुट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको ये टूल्स दे रखे हैं ना सारे के सारे, इस वाले एरिया को, इस बॉक्स को, पूरे के पूरे बॉक्स को, इसे बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या है, आप जूम वगैरह कर सकते हैं, तो इसे जूम बार बोलते हैं, जूम बार। ठीक है, ये आपकी यहाँ से वर्कशीट आ जाती है, ये वर्कशीट है आपका। ठीक है, ये वाला एरिया जो होता है ये स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या है आपकी ABCDEFG, ये जो आपकी ये लिखी हुई है ना, ये कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हो जाते हैं ऐसे काउंट करने। और ये जो है नीचे की तरफ आप काउंट करते हैं 1 2 3 के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, ये आपकी रो कहलाती है, रोज। ठीक है, तो ये रोज होता है। और जिस जहां पे भी ये कॉलम और सॉरी यहाँ जहां पे भी आपका ये कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है। ठीक है, अभी ऐसे काफी ज्यादा मैश हो गया, तो अभी आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो मैं आपको दोबारा उसी सीट पे ले चलता हूँ और एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा गया हमसे। ठीक है, सो दैट आप है ना मतलब अपने पढ़ने जो स्टडी का मोटिव है उसे सेट कर सके कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। तो ये देखिए, यहाँ पे बड़ा ही अच्छे से समझा रखा है
कि भाई ये आपका रिबन है, ये फॉर्मूला बार है, ये टाइटल बार ऊपर होता है। ठीक है, देखिए ये टाइटल बार है ऊपर, ठीक है, जहाँ पे नाम लिखा होता है। ये कॉलम्स हैं, ये रो हैं। ठीक है, जहाँ पे भी कॉलम और रो इंटरसेक्ट करेगा वो एरिया सेल कहलाएगा। ठीक है, ये नेम बॉक्स है, ये रोज मैंने बता दिया। अब इसके अलावा देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, इसके अलावा ये जो चीज एरिया दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है। इसे स्क्रॉल, क्योंकि स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं ना इसे हम। ठीक है, और ये जूम बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्कशीट मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट नेविगेशन, कि किस शीट को इधर से उधर खिसकाने के काम आता है ये। ठीक है, अभी सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे, सो दैट आपको है ना बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या किस काम आती है। तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अब इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन है। खैर इसमें आंसर तो ऑलरेडी मार्क्ड है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है आंसर सीट का, डायरेक्ट जो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ये। तो अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड अ रो। एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको, जहां पे भी आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट करेंगी उस एरिया को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। बस ये क्वेश्चन था। अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ शिफ्ट करते हैं अब अपना, करके देखते हैं सारी चीजें। एक यहाँ पे नई शीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, तो मैं डेटा ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, नेम यहाँ पे ले लेते हैं राजन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं सुमन, यहाँ पे ले लेते हैं अमन, और यहाँ पे ले लेते हैं राजा। ठीक है, ये हमने पांच, एक और नाम ले लेता हूँ, मनीष ले लिया। ठीक है, तो ये पांच नाम ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख लेते हैं, जैसे ये साइंस लिख लेते हैं, मैथ्स हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, और ये हिंदी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को नंबर डालने, नंबरिंग करनी है। यहाँ पे आउट ऑफ 50 नंबरिंग करते हैं, तो 45 कर देते हैं, यहाँ पे 12 कर देते हैं, यहाँ पे 45 कर देते हैं, यहाँ पे 39 कर देते हैं, यहाँ पे 44 कर देते हैं, यहाँ पे 25 कर देते हैं, यहाँ पे 32 कर देते हैं, यहाँ पे 15 कर देते हैं, यहाँ पे अगेन 15 कर देते हैं, यहाँ पे 07 हो जाएगा, 7 कर देते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 14 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसे इंटेलिजेंट बच्चा शो कर देते हैं। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 भी कर देते हैं, और यहाँ पे भी कुछ नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ अपने रैंडम नंबरिंग कर दिया कुछ भी। ठीक है, अब क्या हमारे पास क्या है, डेटा आ गया, सो दैट अब हम फॉर्मूला वगैरह को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अब मेरे पास क्या है, ये नेम दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, और ये मार्क्स हो गए कि भाई कौन से सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट के क्या मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को बोला जाए कि जो राजन है इसके सारे के सारे नंबर जो आए हैं इसका सम करो। ठीक है, तो सम करने के लिए या तो हम ओरली कर सकते हैं, बट क्योंकि हम अभी क्या है एक्सेल का यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूले से करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर्मूले से। तो उसके लिए आपको जस्ट इज इक्वल्स टू लगाना है, फॉर्मूला पुट करने के लिए हमेशा इज इक्वल्स टू लगाना है, फिर लिखना है सम, क्योंकि सम कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको सेल सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी सेल। पहली सेल ये है जिसे ऐड करना है, फिर कॉमा लगा देना है, फिर दूसरा इसे ऐड करना है, फिर कॉमा, फिर तीसरा इसे ऐड करना है, फिर कॉमा, चौथा इसे ऐड करना है, फिर कॉमा। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड कुछ और ऐड नहीं करना ना, तो जस्ट ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 141। तो टोटल कितना आ गया इन सभी का, 141। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ये फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम। जो 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 आपकी सेल है उसे या तो टाइप कर सकते हैं अपने हाथ से, या फिर डायरेक्ट क्लिक करके वो आप अपने आप आ भी जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको सम करके दिखाता हूँ, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब
कभी भी नाम अगर देना हो ना आपको, तो हमेशा नाम कॉलम से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मेरे को इस सेल का नाम पता करना हो तो क्या होगा, पहले सी को कॉलम देखूंगा मैंने, कॉलम है सी, फिर नीचे आऊंगा रो देखूंगा, रो है 12, तो इसका नाम होगा C12। ठीक है, समझ आ गया। तो अब मेरे को क्या है, प्लस करना है, सम करना है। सम करूंगा मैं B3 को, तो B3 कॉमा, फिर सम करूंगा C3 कॉमा, फिर करना होगा D3 कॉमा, फिर करना होगा E3। ठीक है, और कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, और जस्ट एंटर पुट कर दूंगा, तो इसके मार्क्स आ जाएंगे 116, 116 आ जाएंगे इसके नंबर। ठीक है, होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया जब हम एक एक सेल को सिलेक्ट करके सम कर सकते हैं। पर अगर क्या होगा, हमारा डेटा काफी बड़ा हो तो इतने सेल्स तो हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो उस केस में हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब हमने लगा दिया B2 से, मेरे को रेंज लगानी है, कहां तक प्लस करना है, रेंज के लगा दी, ये रेंज का साइन होता है। और रेंज लगा के मैंने कहां तक कर दिया है, ये कर दिया मैंने E6 तक। जस्ट मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो आ गया 534, सभी का सम क्या आ गया, सभी नंबर का इतना 534 आ गया। ठीक है, होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। अगर मेरे को इसका बोला जाए कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का एक तो ये तरीका होता है, जैसे मीन निकालते ना, हम सभी आइटम्स का सम कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम से, कितनी आइटम है। तो सेम इसके साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया, अब डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4, 1 2 2 4 1 5, तो ये 20 आइटम है टोटल। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड बाय 20 करके एंटर कर दूंगा तो मेरा एवरेज क्या आ जाएगा, 26.7। ठीक है, एक बार आप एवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए, इक्वल्स टू सम। ठीक है, मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, रेंज लगा के डिवाइड कर दिया जस्ट 20 से, तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया एवरेज। पर एवरेज का फॉर्मूला एक और होता है। ठीक है, डायरेक्ट निकाले, इज इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, जस्ट आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे प्लस में हम रेंज सेलेक्ट करते थे, ब्रैकेट कर देना है क्लोज, मार देना है एंटर, और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा, रेंज एवरेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, हमने एवरेज सीख लिया है, सम सीख लिया है। अगर मेरे को बोले भाई इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मैं रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, किसे किसे मेरे को करना है, यहां से लेके रेंज कर ली, मेरे को यहां तक क्या है, मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 947700। आप करके देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से, आंसर यही आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टफ भी लग रहा होगा किसी किसी को, पर घबराइए मत। अगर कोई भी इशू आता है, कोई छोटा सा भी डाउट हो ना, आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक दे देंगे हम, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वी विल आंसर यू। और कोई भी इशू हो, कोई भी अगर थोड़ा भी डाउट हो, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करेंगे हम, कमेंट में भी रिप्लाई दे देंगे। और जितना हो सके ना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। तो आपको उतना ही परफेक्ट बनाते जाएगी प्रैक्टिस। ठीक है, और अगर आपके पास लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उसमें एक बार जाके प्रैक्टिकली टाइप करिए इन सभी फॉर्मूलाज को, जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सीख लिया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने का, एवरेज सीख लिया है, सम सीख लिया है। ठीक है, बड़ी जल्दी हमने 3 फॉर्मूला सीख लिया है। अब इसके बाद क्या है, हम कुछ और फॉर्मूला सीखते हैं। अगर मेरे को ये पता करना हो कि टोटल एक ये जो एंट्रीज हैं, कितने सेल में एंट्री हो चुकी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, 30 टोटल क्या है, इन 30 सेल है, 30 सेल मेरी भरी हुई है, 30 सेल में कुछ ना कुछ एंट्री हो रखी है। ठीक है, ये मेरे को पता लग रहा है ना, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस, थोड़ा इशू आ रहा है। अगर मैं काउंट करता हूँ कि काउंट करने पे ये टोटल 30 आएगा, 1 2 3 4 5 है, और ये ऐसे 6 है। तो 30 सेल क्या है, मेरी भरी हुई है। मेरे को भरी हुई सेल पता करनी है, तो 30 सेल भरी है। पर उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, रेंज लगा दूंगा मैं यहाँ से लेके रेंज, और यहाँ तक लगा दी है, तो ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, एंटर मार दूंगा, आंसर आ जाएगा 20। पर अभी तो हमने काउंट किया, ये तो 30 थी, पर आंसर क्या है, 20। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप ये काउंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं,
तो काउंट का फॉर्मूला ओनली न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करता है। किसे काउंट करता है? न्यूमेरिक एंट्रीज को। तो ये जो न्यूमेरिक एंट्रीज है ना, इसे आप चेक करेंगे, ये टोटल 20 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले ओनली न्यूमेरिक एंट्रीज ही काउंट करिए। तो भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सभी एंट्री को काउंट कर ले, चाहे न्यूमेरिक हो या फिर आपकी जो लेटर वाली एंट्री हो, कुछ लेटर वगैरह लिखे हो या कुछ वर्ड लिखे हो उसे काउंट कर ले। उसके लिए होता है काउंट ए फॉर्मूला। कौन सा? काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूला आपको बेसिकली ये बताता है कि आपके कितने बॉक्स भरे हुए हैं, क्या कितनी सेल आपकी भरी हुई है। तो काउंट ए का फॉर्मूला आके एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, आगे समझ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है इससे रिलेटेड। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which of the following function in Microsoft Excel tells how many numeric entries are in the given range, कि उस रेंज में टोटल न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी हैं। कौन सा फॉर्मूला बताता है? अभी हमने करा है कि काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला क्या बताता है? ओनली न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करता है। ठीक है, ये काउंट का फॉर्मूला न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करता है। वेरी गुड, आपको पता चल गया। पर कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो सभी एंट्री को काउंट कर ले, सभी बॉक्सों को बता दे या सभी सेल को बता दे कि कितनी सेल भरी हुई है? उसके लिए लगाते हैं हम काउंट ए का फॉर्मूला। कौन सा? काउंट ए का। ठीक है, होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के अगेन अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखिए जब तक समझ ना आ जाए। ठीक है, आपको आसानी से समझ आएगा। कोई डाउट हो तो वी आर हेयर फॉर यू। ठीक है गाइस, तो अब हमने क्या है, काउंट का फॉर्मूला भी देख लिया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से आ चुका है और एक बार नहीं आया है, काफी बार आया है। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन भी आ चुका है। अब इसमें लिखा है, मान ले कि A1 A2 B1 B3 में ये लिखा है, जीरो लिखा है, एक और जीरो, फिर ए लिखा है, फिर जीरो लिखा है। तो अब निम्नलिखित सूत्र लगाया जाता है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है इन्होंने? दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये वाला फॉर्मूला लगाया है इन्होंने। तो टोटल आंसर क्या आएगा? हमें पता है काउंट का फॉर्मूला लगाया, काउंट का फॉर्मूला लगा के इन्होंने रेंज लगा दिए A1 से B2 तक। तो क्या है टोटल आंसर, क्या आना चाहिए? काउंट का फॉर्मूला क्या बताता है? टोटल न्यूमेरिक एंट्री कितनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन न्यूमेरिक एंट्री है। एक क्योंकि एक अल्फाबेट है, लेटर है, उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, खाली 1 2 3 काउंट होंगे, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए। और देखिए इसका आंसर 3 ही लिखा है। ठीक है, होप गाइस बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अपनी फार्मूला शीट पे दोबारा चलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या है, काफ़ी सारे फार्मूला सीख लिए हैं। अब ये फार्मूला शीट है, इस पे ध्यान देते हैं। तो सम का फॉर्मूला हमने सीख लिया है, एवरेज का सीख लिया है। एबीएस, एबीएस बेसिकली क्या होता है? अगर आपकी कोई टर्म है माइनस में लिखी हुई है, ठीक है, तो उसे वो जस्ट प्लस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस का साइन इग्नोर करके लिख देता है। ठीक है, अभी हमने देखा ये -158 था, एबीएस का फॉर्मूला लगाया तो प्लस का 58 158 हो गया। ठीक है, इस आपको समझ आ गया होगा एबीएस का फॉर्मूला। अब इवन का फॉर्मूला क्या करता है? सपोज आपने एक ऑड संख्या लिख दी, 55 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर लिख दिया। इवन नंबर, इवन का फॉर्मूला लगाने से क्या करेगा? जस्ट एक नंबर इंक्रीज करके इसे इवन में कन्वर्ट कर देगा। तो इवन का फॉर्मूला लगाया, क्या हो गया? 56 हो गया। ठीक है, तो 55 को अगर मैं इवन का फॉर्मूला आके कन्वर्ट करूं तो ये एक नंबर इंक्रीज करके क्या है, सॉरी, ऑड का फॉर इवन का फॉर्मूला आके ऑड को इवन में कन्वर्ट हो जाएगा एक नंबर इंक्रीज करके। मतलब 55 को क्या कर देगा, ये 56 बना देगा, इवन नंबर बना देगा। ठीक है, और तो ऐसे ही अगर मैं 56 लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या है, ऑड का फॉर्मूला लगाने से ये एक इंक्रीज करके इसे ऑड बना देगा। ठीक है, ये क्या है, इसने 56 को 57 बना दिया और ये क्या है, ऑड नंबर बन गया। ठीक है, अब फैक्ट का फॉर्मूला क्या बताता है? होप आपने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में। ठीक है, फैक्टोरियल मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे अगर मेरे से बोले कोई 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो मतलब क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। इसका आंसर आ जाएगा 24। अगर मेरे से बोले कोई 24 का फैक्टोरियल बताओ, 24 का फैक्टोरियल होता है 24 × 23 ऐसे कंटिन्यू होके जब तक एक से मल्टीप्लाई ना हो, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालना बहुत टफ हो जाता है। 4 का तो निकाल लिया भाई, 24 है हमारा, बट कोई नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसे निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम एक बार करके देखते हैं। फैक्टोरियल के फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालूं, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, 4 के फैक्टोरियल के लिए एंटर कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कर दूं
7 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5,440। अगर मैं 24 कर दूं तो मेरा आंसर एक ही फॉर्म में आ गया, मतलब बहुत बड़ा आंसर है ये। ठीक है, इसलिए एक ही फॉर्म में वो दे देता है जब आपका आंसर बड़ा होता है। तो 24 की जगह इसे 4 ही रहने देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, हमें पता चल गया। ठीक है, लॉग क्या होता है, होप आपने बीकॉम में क्या है, लॉग एंटी लॉग काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा हमने निकाले भी होंगे अपनी मैथमेटिक्स में। ठीक है, सॉरी, आपने लॉग एंटी लॉग का यूज, राइट, मैथ्स बिजनेस मैथ्स में यूज किया होगा। तो अगर सपोज मेरे को 45 का लॉग निकालना है तो 45 लिखूंगा, ये इज इक्वल्स टू लॉग, जो भी आपको सेल है वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है, एंटर प्रेस करेंगे, आपका लॉग निकल के आ जाएगा 1.653, 45 का लॉग होता है। ठीक है, और आप अलग से निकाल के या लॉग शीट होती है उस पर भी चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम का क्या होता है, ये एक बार मैं बता देता हूँ। अगर ये सारे नंबर दिए हो, अगर मेरे को ये पता करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है या कौन सी सेल में मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके लिए बेसिकली मेरा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का, इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, रेंज मैंने यहाँ से कर लिया, B2 से रेंज लगा के E6 तक कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 50। मतलब 50 इज अ हाईएस्ट नंबर। लेट्स सी, क्या 50 हाईएस्ट है? बिल्कुल, ये 50 है, हाईएस्ट है, इससे बड़ा कोई नंबर लिखा ही नहीं हमने, राइट। अगर मैं यहाँ पे 88 लिख दूंगा तो मेरा आंसर देखिए 88 हो जाएगा यहाँ पे तुरंत, है ना। तो 50 लिखने में 50 हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये मैक्सिमम का फॉर्मूला समझ आ गया। अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, भाई मिनिमम कितना लिखा है, तो मैक्सिमम की जगह क्या है, मेरे को मिनिमम लिख देना MIN, और आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, जस्ट एंटर पुट करना, आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम क्या है, 2 है, देखिए कहाँ है, राइट, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई है। फाइन, तो होप आपको मैक्सिमम और मिनिमम का समझ आ गया होगा। तो हमने मैक्सिमम ये मिनिमम भी कर लिया। अब मोड, मोड का फॉर्मूला बताता हूँ, मोड किस काम आता है। ठीक है, हमने डिवीजन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है, अभी भी करते ही हैं। तो डिवीजन में क्या होता है, सपोज आपने कोई नंबर लिख दिया, ये 52 लिख दिया। अब 52 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 50, तो ये आ जाएगा 2। 2 क्या है, आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है, शेषफल, जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो मोड का फॉर्मूला शेषफल निकालने के काम ही आता है। मोड का फॉर्मूला किस काम आता है, रिमाइंडर फाइंड करने के, शेषफल निकालने के। मैं बताता हूँ कैसे। अभी हमने 52 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया हमारा शेषफल, 2 आया। ठीक है, तो अभी ये नंबर बहुत छोटा है, हमने आसानी से कर लिया, पर एक्सेल सीट में हम क्या है, फॉर्मूला वगैरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, अब यही वाला करते हैं, 52 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मोड, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब मेरे को लिखना है ये वाली सेल, तो ये H3 है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, रेंज नहीं लगानी, क्योंकि हमें कुछ रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पे कॉमा लगा के इज इक्वल्स डिवाइड करना है, कॉमा, और ये वाले को सेल सेलेक्ट करके I3, जस्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आ गया आपको 2 क्यों आया है। 2 बेसिकली मोड का फॉर्मूला आपको रिमाइंडर बताएगा। तो अगर 52 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आएगा, मेरा शेषफल आएगा 2। ठीक है, आप इसे करके भी देख सकते हैं और फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। और इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नंबर से करना है, कोई सेल सेलेक्ट नहीं करनी है, इज इक्वल्स टू मोड, ब्रैकेट ओपन, 52, 5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, या और अगर मैं इधर 50 लिख दूंगा ना और 5 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि 50 क्या है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो होप आपको ये मोड का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, ये INT बेसिकली इंटीजर को डिनोट कर रहा है, किसे डिनोट कर रहा है, इंटीजर को। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, ये पूर्णांक मतलब जैसे 185 एक पूर्णांक है, पर 1.85 ये पूर्णांक नहीं है। कोई भी नंबर हो जो डेसिमल या फिर दशमलव में हो, ठीक है, तो दशमलव या फिर डेसिमल पे कोई भी नंबर होता है वो पूर्णांक नहीं होता है। विदाउट डेसिमल कोई भी जो नंबर होता है, विदाउट दशमलव के बिना कोई भी नंबर होता है वो पूर्णांक होता है। पूर्णांक या तो माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है। तो ये इंटीजर का फॉर्मूला बेसिकली वही करता है कि आपको पूर्णांक बता देता है किसी भी नंबर का। ठीक है, लेट्स करके देखते हैं। ठीक है, इंटीजर के फॉर्मूले से। ठीक है,
अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1.85। अब इसका इंटीजर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या है, पॉइंट के बाद का जो भी नंबर होता है उसे इग्नोर करके आपको आंसर दे देता, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर होता है मतलब दशमलव के बाद की संख्या क्या है, इसे इग्नोर करके नजरअंदाज करके ये बता देता है। इंटीजर यही काम करता है। तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे 2.88 लिखूंगा तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, होप आपको इंटीजर वाला फॉर्मूला भी समझ आ गया। और राउंड का फॉर्मूला बताता हूँ, राउंड का फॉर्मूला किस काम आता है। आपने ना ये करा होगा आपने, ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ। परसेंटेज वगैरह निकालते टाइम भी बहुत बार करते हैं हम। जैसे अगर 5.986 है, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके मेरे को एक ही डिजिट में लिखना है तो मैं या तो यह 6 लिख सकता हूँ इसे, है ना। अगर मेरे को 2 डिजिट में लिखना है तो ये क्या लिखूंगा, 5.99 लिख सकता हूँ। क्योंकि क्या है, अगर पीछे वाला नंबर आपका 5 से बड़ा, 5 से ज्यादा होता है तो एक इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें क्या है, 8 की ये 6 का है, 5 से ज्यादा, तो इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो एक इंक्रीज करके लिख देते हैं 5.99। अगर आपको एक ही डिजिट में लिखनी है तो 6 लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये 5 से बड़ा है नंबर। ठीक है, ये 9 है। अब एक बार करके देखते हैं राउंड ऑफ क्या ऐसे ही होता है, फॉर्मूले से भी करेंगे। तो फॉर्मूले से करते हैं, नंबर लिखते हैं 5.986। अब राउंड ऑफ करते टाइम आपने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये क्या है, 1 और 2, ये आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहते हैं। तो अगर मैं डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहता हूँ, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, तो जस्ट मैं 2 लिख दूंगा, एंटर मार दूंगा तो 5.99 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक नंबर चाहता हूँ तो एक लिख दूंगा तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा गाइज, है ना। तो बस राउंड ऑफ इसी काम आता है आपको, राउंड का फॉर्मूला। अपर लोअर प्रॉपर ये सारे फॉर्मूला ही बताता हूँ, काउंट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अपर लोअर का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सपोज ये क्या है आपके ये स्मॉल लेटर में लिखा है, मनीष, राजा, अमन, सुमन, राजन, ये सारे के सारे नेम क्या है, मैंने स्मॉल लेटर में लिखे हैं। अगर मेरे को क्या करना है, इसको बड़े लेटर में कन्वर्ट करना है, कोई बहुत बड़ा नाम है या कुछ बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा, उससे मेरे को क्या है, अपर लेटर में कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट मैं अपर का फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लूंगा मैं सेल को, जस्ट सेल मतलब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। 1 मिनट, ओके, अपर की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, अपर ये मैंने लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो देखिए ये क्या है, ये कैपिटल लेटर में, सॉरी ये स्मॉल लेटर में था, ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अपर का फॉर्मूला क्या करता है, बेसिकली स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। पर लोअर का फिर क्या करेगा, लोअर का फॉर्मूला जस्ट उल्टा कर देगा। लोअर का फॉर्मूला आपका कैपिटल लेटर में जो चीज लिखी हुई है उसे स्मॉल लेटर में कर देगा। तो ठीक है, लोअर का फॉर्मूला आके मैंने इस कैपिटल लेटर का मनीष को किस में कर दिया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और प्रॉपर फिर किस काम आता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर नाम लिखते हैं ना तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बाकी बात का क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो बस प्रॉपर का फॉर्मूला इसी काम आएगा। अगर मैं इज इक्वल्स टू प्रॉपर का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या है आपका, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। देखिए पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे ही लिख के आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, अपर लोअर और प्रॉपर का फॉर्मूला। ठीक है, काउंट का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब क्या बचा हमारा, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोडक्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। सीलिंग का फॉर्मूला होता है। अब सीलिंग और फ्लोर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, सीलिंग या फ्लोर का फॉर्मूला किस काम आता है। अब क्या है, अगर कोई एक नंबर दिया हुआ, 1 मिनट, वन मिनट गाइस, ठीक है। तो अब सपोज मेरे पास है ना एक नंबर दिया हुआ है 55 है, मेरे को इसे 10 से डिवाइड करना है। तो मैं 55 को कहाँ तक इंक्रीज करके ले जाऊं कि 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैं इसे 60 तक इंक्रीज करके ले जाऊं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या फिर 43 है, 43 को मेरे को 5 से डिवाइड करना है, तो 43 को मैं कहाँ तक इंक्रीज करके लेके लेके जाऊं, बढ़ा के मतलब इंक्रीज करके लेके जाऊं कि 43 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैं इसे 45 तक इंक्रीज करके लेके जाऊं। फाइन, ये समझ आ रहा है कहाँ तक इंक्रीज करके ले जाना है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए।
ठीक है, क्योंकि 55 10 से डिवाइड नहीं होगा, 43 5 से डिवाइड नहीं होगा। कहां तक इंक्रीज करके ले जाएं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये कौन बताता है, हमारा सीलिंग का फॉर्मूला बताता है। तो सीलिंग का फॉर्मूले से ये पता चल जाता है कि हम कहां तक इंक्रीज करके ले जाए कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सपोज मैं एक फॉर्मूला लगा के ही आपको बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 मिनट, सीलिंग ब्रैकेट करा ओपन, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 55 कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा लगाना है, रेंज में कॉमा 10। तो अब ये बेसिकली हमें क्या बताएगा कि 55 को मैं कहाँ तक इंक्रीज करके ले जाऊँ। ये जो मैंने 55 लिखा है ना, ये वाला, इस 55 को मैं कहाँ तक इंक्रीज करके ले जाऊं कि ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 60 तक इंक्रीज करके ले जाना होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले पे चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, जस्ट किया एंटर, तो मेरा आंसर आ गया 60। ठीक है, तो पता चल गया 55 को मैं 60 तक इंक्रीज करके लेके जाऊंगा, सो दैट 10 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। मैं एक और बार आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल्स टू, सॉरी, सेलिंग ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे लिखता हूँ 43 कॉमा 5। तो अब ये बताएगा 43 को मैं कहां तक इंक्रीज करके ले जाऊं सो दैट 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मेरा आंसर आएगा 45। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, अब आपसे ये क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कर रहा है, अब ये एम एस एक्सेल फंक्शन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, सेलिंग लिखा है 23,5 लिखा है, मतलब 23 को मैं कहां तक इंक्रीज करके लेके जाऊं सो दैट 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मेरे को पता है 23 को अगर मैं 25 तक लेके जाऊं तो मेरा 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और सीलिंग का फॉर्मूला भी यही बताता है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 25, और यहाँ पे भी आंसर क्या है, 25 दे रखा है, और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही प्रैक्टिकल भी इसका कर लिया है। ठीक है, होप गाइज बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब, ठीक है, तो अभी हमने ये भी कर लिया है कि हम इंक्रीज करें कहाँ तक ले जाएं सीलिंग के फॉर्मूले में। ठीक है, इसके अलावा एक है ना फ्लोर का फॉर्मूला भी होता है, दिया नहीं है, मैं आप बता देता हूँ जस्ट आपको। ये क्या होता है, फ्लोर का फॉर्मूला। फ्लोर का फॉर्मूला क्या बताता है, जब सीलिंग का फॉर्मूला इंक्रीज करके कहाँ तक लेके जाए। अब फ्लोर का फॉर्मूला ये बताता है कि 23 लिखा है, मेरे को 5 से पूरा पूरा डिवाइड करना है, कि 23 को कहाँ तक कम से कम कितना कम कर दूं कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा मैं 20 कर देता हूँ इसे कम करके, तो पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल राइट है ना। अभी हमने सीलिंग का करा तो उसमें क्या इंक्रीज करके 25 तक ले जाना था, बट फ्लोर के फॉर्मूले में जस्ट डिक्रीज करना होता। आप ये मान लीजिए, सीलिंग मतलब क्या होता है, छत होती है, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श होता है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये समझ लीजिएगा, फ्लोर मतलब होगा फर्श और सीलिंग मतलब होगी छत। तो इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा फ्लोर में क्या है, कम करके बताते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोर का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे एक बार, 1 मिनट, यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू फ्लोर ब्रैकेट ओपन, अब मेरे को करना है 23,5। तो ये क्या बताएगा कि 23 को जस्ट कहां तक कम कर दूं कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो। मैंने कहा 20 कर दीजिए, इसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कह रहा हमें नहीं पता, फॉर्मूला के बताओ। मैंने कहा लगा देते जी, लो लगा दिया, आंसर आ गया 20, आ गया ना। तो ये बहुत इजी इजी फॉर्मूले हैं। तो फ्लोर का फॉर्मूला जस्ट आपको कम करके बता देगा कि कहाँ तक लेके जाएं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सीलिंग का फॉर्मूला बढ़ा के बताए कहाँ तक बढ़ाएं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये वाली शीट जो हमने, ये फॉर्मूले की शीट है, पूरी पूरी खत्म कर ली है, और आपके एग्जाम में भी यही आने वाली है। तो और मैंने अभी थोड़े क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहला ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ थर्ड सेल इन एन एमएस वर्कशीट कंसीडरिंग सेल नंबर इन कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज ऑर्डर। अब कॉलम वाइज ऑर्डर में थर्ड सेल कौन सी होगी, तो कॉलम ऐसे दिए होते हैं, तो हमें थर्ड सेल बोलिए। तो पहला कॉलम आ गया, और थर्ड सेल तीसरे नंबर की सेल, तो इसमें पहले कॉलम में क्या है, एक एक नंबर की सेल होगी, 2 नंबर की, 3 नंबर की सेल होगी। तो पहली सेल ये हो जाएगी,
दूसरी हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी? तो ये ए होता है, बी होता है, सी होता है, ऐसा होता है, ये नंबरिंग होती है। तो तीसरी सेल का क्या नाम होगा? पहले हम कॉलम को देखते हैं फिर रो को देखते हैं। तो A3। ठीक है गाइस, होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? A3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वट sorry, which of the following symbol is used for define absolute address in ms excel formula? ms excel formula में absolute address को कंसीडर करने के लिए, दिखाने के लिए कौन से फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का, इस सिंबल का यूज किया जाता है। ये डॉलर की तरह थोड़ा सा होता है, बस डॉलर में क्या है, दो डंडे होते हैं, इसमें एक ही डंडा है। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये सेलिंग वाला हमने कर लिया, काउंट वाला फॉर्मूला कर लिया है, ये भी कर लिया है। ठीक है, सेल वाला ही मैंने बताया था, जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करें उस एरिया को क्या बोलते हैं? उसे सेल बोलते हैं। थर्ड क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर? ठीक है, न्यूमेरिक एंट्री के लिए कौन सा काउंट का फॉर्मूला बता लगाते हैं? और अगर हमें सारी ओवरऑल एंट्री पता करनी हो तो कौन सा? काउंट ए का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये क्या बता रहा है? तो भाई स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ के लिए कौन सा ऐप यूज किया जाता है, कौन सा ऐप सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा? हमें पता भाई एक्सेल यूज किया जाएगा इसके लिए। सो सिंपल, सो इजी। फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। ठीक है, हम देख रहे हैं कभी कोई भी फॉर्मूला लगाते टाइम कौन सा साइन लगा रहे हैं? इक्वल टू का। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा साइन लगा रहे हैं? इक्वल का साइन लगा रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? कोई भी फंक्शन बिगन करने के लिए हमें कौन सा साइन लगाना होगा? इक्वल का साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल का। ठीक है, अब हमें पता है कॉलम किस फॉर्म में लेबल होते हैं। कॉलम मैंने बताया A B C D E F ऐसे होती है। ठीक है, नाम दिया होता है। तो क्या है, हमारा आंसर आएगा ABC के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जस्ट सिंपल। अब रो पूछ लिया, रो मैंने बताया आपको, रो नंबर के फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, रो नंबर के फॉर्म में होते हैं। और इसमें तीसरे में क्या होता है? इन एक्सेल विच ऑफ डिनोटेड आ रेंज ऑफ B1 to E5। ठीक है, आप रेंज बताया, B1 से लेके E5 तक की रेंज क्या है? तो मैंने बताया B1 रेंज E5, ऐसा आंसर होना चाहिए। तो क्या है इसमें कोई? देखिए ये रहा, रेंज के लिए ये दो बिंदुओं का यूज करते हैं और ये इसी फॉर्मूले में लगा और ये सही भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर पता चल गया। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे एमसीक्यू भी कर लिए हैं और पूरा एक्सेल एक्सेल को भी परफेक्ट तरीके से कवर कर लिया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अब बैक टू बैक क्लासेस आएंगी। काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं आ रही थी कंप्यूटर की, बट अब सारे टेक्निकल इशू फिक्स हो चुके हैं। अब आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, होप यू विल लाइक दिस वीडियो।